हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस साइड राहुल। करंट अफेयर्स में हम मिसेलेनियस टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी हमने 1 पेज के अंदर मिलिट्री जो एक्सरसाइजेज हैं इंपॉर्टेंट जो विद इन 1 ईयर हुए हैं और वो PYQ बेसिस पे हम आपको बताते हैं। ठीक है, वो मैंने प्रोवाइड करा दिया है हमारे डेडिकेटेड ग्रुप जो 2026 का है, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेकेंड लिंक पे आप डायरेक्ट क्लिक करके उधर पहुंच सकते हो। ठीक है, एंड ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस के बारे में भी बता दिया है जो हुआ है लास्ट 1 ईयर में। उसी तर्ज पे जो रेबल ग्रुप्स हैं जो न्यूज़ में है लास्ट 1 ईयर में, एंड एथनिक ग्रुप्स। और बेसिकली क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया जाता है, कौन सा ग्रुप है और किस कंट्री से है, इससे ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं। देख लो, कुर्द, मधेसी, रोहिंग्या कौन सी कंट्री से, मैच द फॉलोइंग, और ऑप्शंस ऐसे क्रिएट किए गए हैं। सो सिंपल है, हमें कंट्री याद करना है। इसमें से कई तो आपको वैसे भी पता होगा, सोशल मीडिया आप फॉलो करते हो, नहीं पता है तो आप इसको ऐड कर लो। एक पेज के अंदर ऐसे टॉपिक्स अगर प्रिपेयर्ड रहे, मतलब क्रिस्प, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड एक तरह से इंसान ना, बच्चे जो एस्पिरेंट हैं उसको कॉन्फिडेंस आता है कि हमारा करंट अफेयर्स उन चीज़ों पे कवर्ड है जो इंपॉर्टेंट है, जिस पे यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनाता है। तो उसी तर्ज पे ये रेबल ग्रुप्स आप देख लो और एथनिक ग्रुप्स आप देख लो। ईयर कंट्री वाइज इसको मतलब हमें समझना है, इससे ज़्यादा इसमें नहीं जाना है। अब मिसेलेनियस में जो टॉपिक्स हैं करंट अफेयर्स के, उसमें जैसे रामसार साइट्स हैं या यूनेस्को जो जितने भी साइट्स होते हैं ना, तरीके हैं, जैसे इंटेंसिबल, हेरिटेज एंड देन क्रिएटिव सिटीज़, मल्टीपल तरीके होते हैं। तो उसे भी हम मिसलेनियस टॉपिक्स में इंक्लूड करेंगे एंड आपका वैल्यू एडिशन इसी तरीके से होगा। सेकेंडली, जो मैपिंग वाली चीज़ है वो जो स्टैटिक मैपिंग है ना, ऑलमोस्ट कवर्ड हो चुकी है, मटेरियल उसका बन गया है। तो यस, कुछ दिन और, कुछ दिन नहीं, इनफैक्ट 1-2 दिन के अंदर आपको वो दिख जाएगा। ठीक है, मेरा नाम राहुल है, मैंने कई बार बताया है, अभी बता देता हूँ। मैं अंडरस्टैंड यूपीएससी में करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, शेयर करो, और हाइप कर दो। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपके 2026 2027 जो भी बाद में देना चाहते हैं उनके लिए भी ये इजी बनाना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है। इसके साथ साथ हम करेंटली के अंदर जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं उसे कवर करते हैं। फाइन, जो कि आपके सामने है। टोटल 5 आर्टिकल्स हैं, इनमें 2 मैप रिलेटेड आर्टिकल है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, एंड आई विल शो यू क्यों जो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं मैप के थ्रू, वो हमारे प्रीलिम्स 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो फर्स्ट वन इज साउथ कोरिया और जापान के बीच में कुछ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। ठीक है, उसको लेकर डिस्प्यूट है, एंड ये डिस्प्यूट 70-80 ईयर्स से चलता आ रहा है। उसे हम देखेंगे मैप के थ्रू, बिकॉज देर वॉज अ क्वेश्चन इन 2022, यू कैन सी सेंकाकू आइलैंड्स, मतलब उसी रीजन में जो डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं उस पर यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनाता है। तो हमने कुछ आइलैंड्स ऑलरेडी कई बार कवर किया है, उसी तर्ज पे वी हैव फ्यू मोर आइलैंड्स जो न्यूज़ में है, और इसको हम करेंगे अच्छे से कवर। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने इस क्वेश्चन को नहीं किया अभी तक तो इसको पहले कर लो। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है आपको। ठीक है, हम चलते हैं। थोड़ा सा आप देख लो लोकेशन, ये साउथ कोरिया है, ये जापान है, ये चाइना है और रशिया भी इधर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो आइलैंड, छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप है, वो है कहाँ, सी ऑफ जापान या ईस्ट, जो सी इसको कहते हैं, इधर पैसिफिक हो गया। ठीक है, नीचे साउथ चाइना सी। अब माय पॉइंट इज, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, इसके पीछे का रीजन ये है कि ये जो डिस्प्यूटेड आइलैंड्स होते हैं ना इन रीजन में, इस पे यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है। सो जो ये ग्रुप है ना, इसका नाम जापान इसको कहता है तकसीमा, टैकेसीमा, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन जो भी हो, एंड डोकडोज साउथ कोरिया कहता है। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि ईस्ट एशिया में जब जापान 1930s की जो आर्मी है या 45 तक, इन ईयर्स में जापान ने बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ किए थे उसकी मिलिट्री ने। एंड हिस्टोरिकली अगर देखें तो हिटलर को टारगेट किया जाता है, मतलब हिटलर ने तो गलत किया ही, बट अगर कहा जाए वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में अगर किसी एक पार्टिकुलर आर्मी ने सबसे ज़्यादा लोगों को मारा, ये हरासमेंट कह लो, रेप कह लो, तो वो जापान की आर्मी थी। ठीक है, एंड जस्ट बिकॉज जापान की आर्मी ने ना यूएस पे उस हिसाब से, मतलब कि वेस्टर्न कंट्रीज पे अटैक नहीं किया ना, उधर तो हिटलर कर रहा था, तो वो इतना बड़ा विलन नहीं बना जितना
मतलब कि हिटलर को दिखाया गया। सो पॉइंट इज बहुत ही भयंकर तरीके से एट्रोसिटीज़ की गई थी। एंड आज भी जो साउथ कोरिया और जापान, जिसके पास बहुत सारे रीजन्स हैं, दोनों के जो है प्राइम दुश्मन चाइना है, फिर भी दोनों के बीच में दोस्ती नहीं हो पाती है। उसके पीछे का रीज़न है जो एट्रोसिटीज़ की गई थी इन दैट पीरियड। ठीक है, तो इवन चाइना का भी तलखी रहता है जापान से, वो हिस्टोरिकल जो चीज़ें हुई है उसको लेकर। फाइन, तो नाम है तैकेशिमा, इन जिसे जापान कहता है, डोगडो साउथ कोरिया कहता है, और इसको कंट्रोल साउथ कोरिया ही कर रही है, ध्यान रहे ये। और है कहाँ? ईस्ट ऑफ ईस्ट सी। ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता ही देता हूँ साथ साथ। चाइना एंड जापान इंगेज इन मेरी टाइम डिस्प्यूट ओवर दिस आइलैंड्स इन ईस्ट चाइना सी। सो यस, सेंकाकू आइलैंड का लोकेशन यही है, और डिस्प्यूट किसके बीच में हो रहा है? चाइना एंड जापान का, और चाइना इस चाइना सी में ये है। सो आंसर इज बी। ठीक है, ये तो हमने कवर कर लिया। फिर वी हैव द सेकेंड आर्टिकल, अगेन मैप रिलेटेड है, हम इसे देखेंगे अच्छे से। एंडीज माउंटेन्स पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो कि ब्राजील के आसपास ही है। क्वेश्चन ये था कि एंडीज माउंटेन किन किन कंट्रीज में है प्रेजेंट। ये 2025 में आया था। पहले आप इसे अटेम्प्ट कर लो, तब हम आएंगे पूरे मसले पे कि जो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट आए फॉर आई मीन एआई इम्पैक्ट समिट में, एंड साथ साथ हमारी जो बायलैटरल कोऑपरेशन है कैसे आगे बढ़ेगी, उसे भी हम अच्छे से देखेंगे। एंड क्या है मैप रिलेटेड क्वेश्चन, उसे भी हम देखेंगे। पहले इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर लो, हम आगे चलते हैं। लेट अस सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, अमेजोन रिवर किन कंट्रीज में बहती है? इस पे मुझे लगता है क्वेश्चन फ्रेम होगा, बिकॉज जो बेलम COP हुआ है UNFCCC का, इसकी वजह से वो आसपास ही हुआ है अमेजोन के। तो इसकी वजह से मुझे ऐसा उम्मीद लगता है कि देर माइट बी अ क्वेश्चन ऑन अमेजोन रिवर पे इस साल। ठीक है, अब अमेजोन 3 कंट्रीज के थ्रू पास करती है, पेरू, ये कोलंबिया भी आ गया, एंड लास्ट वन इज ब्राज़ील, एंड देन अटलांटिक में गिरती है। एंडीज माउंटेन से ही निकल रही है। ठीक है, अब इसको हमने देख लिया। और एक चीज़ और पता होना चाहिए कि वॉल्यूम वाइज ना देखे ना, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई रिवर मतलब कि बड़ी है, मतलब कह लो, वो है आपका अमेजोन ही। ठीक है, वॉल्यूम वाइज कह रहा हूँ। अब हम चलते हैं, ब्राज़ील के प्रेसिडेंट इंडिया है, उन्होंने ये बयान दिया है कि जो टैरिफ, जिस तरह से टैरिफ लगाया जा रहा है, मतलब स्पेशली जो साउथ, मतलब कि ग्लोबल साउथ के कंट्रीज़ हैं, यूनिलेटरल टैरिफ्स जो लगाया जा रहा है, तो उसके लिए सबको एक होना चाहिए। ये उन्होंने बयान दिया। कब दिया बयान? जब ज्वाइंट मीटिंग चल रही थी, डिक्लेरेशन जब हमने साइन किया। किन किन चीज़ों पे देख लो। ब्राज़ील इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ब्राज़ील इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है। ठीक है, ग्लोबल साउथ में दोनों की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ब्राज़ील का साइज़ देख लो, ब्राज़ील की इकोनॉमी देख लो। ऑल्सो यू कैन सी कि ब्राज़ील इंडिया ब्रिक्स के साथ में मेंबर्स हैं, इब्सा के मेंबर हैं, ठीक है, G20 के मेंबर हैं। तो दोनों के इंटरेस्ट बहुत हद तक मिलते हैं। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई, तो उसमें बहुत 4 डे विजिट है इनका, ब्राज़ील के प्रेसिडेंट का, और इट वाज हिज सेकेंड ऑफिशियल विजिट एज द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील। ठीक है, उससे पहले वो कई बार इंडिया आ चुके हैं। एंड इंडिया और ब्राज़ील के रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने में इनकी बहुत भूमिका है। देन की आउटकम्स ऑफ दिस विजिट देख लो कि हमने डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक जो हमारा एस्पेक्ट है उस पर काम करेंगे साथ में मिलकर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नेवल सिस्टम, बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो। स्पेस टेक्नोलॉजी में भी इसरो और जो ब्राज़ील की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है वो मिलकर काम करेगी। ठीक है, देन कॉपरेशन इन सेमी कंडक्टर्स, AI, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें होने वाली है। ट्रेड एंड इकोनॉमी, ये मुझे थोड़ा सा डिस्कस करना है। मर्कासूर, ठीक है, PTA है, हमने कई बार डिस्कस किया है। PTA जो होता है ना, पहला लेवल होता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ना अलग अलग लेवल होता है। तो PTA में ना कुछ प्रोडक्ट्स पे, कुछ गुड्स पे खास करके कम किया जाता है। ठीक है, चलो मर्कासूर आ गया। मर्कासूर का मेंबर है ब्राज़ील, अर्जेंटीना, एंड 2 उगवे लगा दो, पैराग्वे एंड उरुग्वे। तो ये 4 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, और इंडिया के साथ PTA साइन कर रखा है। मतलब कुछ गुड्स पे जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको कम कर रखा है, नॉट ज़ीरो। इम्पोर्ट जैसे 20% है तो उसको 10% कर दिया गया। तो इसमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉपरेशन की बात हो रही है। ठीक है, और ब्राज़ील इंडिया के बीच में आई थिंक 17 to 18 बिलियन US डॉलर में ट्रेड होती है, जिसे टारगेट करा गया है बाय 2030 इट शुड रीच टू 30 बिलियन US डॉलर। ठीक है, देन एनर्जी एनवायरनमेंट में इंक्लूडिंग जो ग्लोबल बायोफिल्स
अलायंस है जिसका ब्राज़ील जो है फाउंडिंग मेंबर रहा है, तो उसमें भी कॉपरेशन की बात की जा रही है। एंड देन ग्लोबल गवर्नेंस में तो इंडिया ब्राज़ील हमेशा साथ ही रहते हैं, खास करके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स को लेकर। ठीक है, G20, ब्रिक्स एंड इप्सा। तो यही है ऑल टुगेदर। इस क्वेश्चन पे हम आते हैं। एंडीज माउंटेन्स जो है ना, आउट ऑफ दिस कंट्रीज देख लो, ब्राज़ील से नहीं गुजरती है और आई थिंक पैराग्वे से भी नहीं गुजरती है, बाकी चारों कंट्रीज से गुजरती है। सो द आंसर इज सी। चलते हैं हम थर्ड आर्टिकल पे। ये आर्टिकल करने से पहले हम 2024 का ये क्वेश्चन देखेंगे। इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्या ये सही है गलत है, आपको बताना है कि भारत बिल्कुल भी इम्पोर्ट नहीं करता है। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर जाएं, एंड इन इंडिया द लॉ प्रोहिबिट्स द इम्पोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड विदाउट द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। सो भारत में जो लॉ बना हुआ है प्रॉपरली, इम्पोर्ट अगर आपको करना है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, फूड टू बी प्रिसाइज, तो आपको जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। इज इट ट्रू, इज इट इनकरेक्ट, आपको डिसाइड करना है। अब इसमें से क्या सही होगा आप बताओ। सो द ऑल मतलब मैटर कह लो ये है कि इंडिया एंड यूएसए के बीच में ट्रेड को लेकर बातचीत चल रही है, जो अभी फाइनलाइज नहीं हुई, बट उसमें कुछ चीज़ों में चेंजेस किए गए हैं, खास करके इंपोर्ट को लेकर। तो 3 मेनली ऐसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जिसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट रेसिस्टेंस जो है वो फेस कर रही है। स्पेशली जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसने उन्होंने मांग करा है पीयूष गोयल साहब, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, कि पीयूष गोयल जो कॉमर्स मिनिस्टर है उनको बर्खास्त किया जाए, क्योंकि यूएस के साथ जो ट्रेड हुई है अकॉर्डिंग टू संयुक्त किसान मोर्चा, उसमें भारत ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। एंड जो हमारे किसान हैं जो इन प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, स्पेशली कॉटन, मेज एंड एप्पल्स, तो उनके लिए अब प्रोडक्ट बेच पाना इतना आसान नहीं होगा, और इससे क्या होगा कि लाइवलीहुड पे भयंकर असर पड़ेगा। एंड यू नो, खेती दैट इज़ एग्रीकल्चर सबसे बड़ा आज भी सोर्स है इंडिया में। लाइवलीहुड जो चल रहा है उसके पीछे का रीज़न एग्रीकल्चर है। सो जो की एग्रीकल्चरल कंसर्न्स हैं जो उठाए जा रहे हैं, तो उसमें 11% कॉटन इंपोर्ट ड्यूटी विड्रॉन 19 अगस्त 2020, आई थिंक इसको ओके। सो इसको थोड़ा सा चेक कर लूँ मैंने, द इंडिविजुअल, हाँ, तो इंपोर्ट ड्यूटी जो है उसको 11% डिक्रीज किया गया। ओके, एंड इससे क्या होगा, सर्ज इन यूएस कॉटन इंपोर्ट्स। फाइन, तो यूएस ऑब्वियसली आप कम करोगे जितने पे पहले आप इंपोर्ट कर रहे थे, तो आपने क्या किया, उसमें आप 11% घटा रहे हो। 11% अगर घटा रहे हो तो पहले जो बेच रहा था उसके लिए मुश्किल हो रहा था, महंगा हो रहा था, कोई इंडियन नहीं खरीदेगा उसे। बट अब क्या होगा, कॉटन इंपोर्ट जो है वो सस्ता हो जाएगा थोड़ा, तो भारत के किसान जो भारत में बेचते थे वो प्रोटेक्टेड थे, अब उनके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है क्योंकि बाहर के कॉम्पिटिटर्स भी आ रहे हैं, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो डोमेस्टिक कॉटन प्राइसेस क्रैश्ड, हर्टिंग 55 लाख कॉटन फार्मिंग फैमिलीज। सो देख लो 55 कॉटन लाख फार्मिंग फैमिलीज हैं। अच्छा बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा कॉटन प्रोड्यूसर कौन सी कंट्री है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर कंट्री, चलो कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, देन वी हैव मेज, ठीक है, मक्का, ठीक है, ये यहाँ भी इशू है। इंटरिम डील अलाउज, जो इंटरिम डील हुआ है हमारे और यूएस के बीच में, जिसे प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर दोनों ने बताया, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए अलाउज इम्पोर्ट ऑफ डीडीजी, ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन। क्या होता है, बेसिकली ऐसे ग्रेन्स जिसमें से शुगर निकाल लिया जाता है एंड वो उसका मॉइस्चर हट जाता है एंड देन इसको यूज़ किया जाता है। जैसे कि मक्का है तो उससे आपने शुगर एक्सट्रैक्ट कर लिया और बाकी का जो पोर्शन सूखा हुआ है उसको आप कैटल के फूड के लिए या पोल्ट्री में फूड के लिए यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ भी इशू है कि इसका इंपोर्ट करना अलाउ कर दिया है, जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स के लिए इजी हो जाता है कि अपने ऐसे डीडीजी इंक्लूडिंग मक्का वो इंडिया में बेच सके। लार्ज डीडीजी इनफ्लो वुड डिप्रेस मेज प्राइसेस इम्पैक्टिंग 120 लाख कॉर्न फार्मर्स, देख लो। एंड एप्पल्स, ये तो जम्मू कश्मीर एंड यू नो हिमाचल प्रदेश के लोगों को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। एक प्रॉपर आर्टिकल भी आज था हिंदू में। So import duties and relaxed terms under deal have led to increase in US apple imports.
ओके, सो लेड टू इंक्रीज मतलब कि पहले भी इंपोर्ट होता था पर अब ज़्यादा बढ़ जाएगा इसकी वजह से। तो ये मेजर कंसर्न है, एग्रीकल्चरल कंसर्न जिसे उठाया जा रहा है। हमें ये समझना है कि हम एप्पल, मेज एंड कॉटन ये तीनों इंडिया जो है इंपोर्ट कर सकता है या करता है, चाहे बहुत कम लेवल पे पर करता है फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड रिसेंट जो डील हुआ है, इंटरिम डील, उसमें और इजी हो गया यूनाइटेड स्टेट्स को अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना इन इंडिया। So we have this question: India does not import apples from the United States of America. Is it true? You have to decide. Obviously it's not true. थोड़ा बहुत तो करता ही होगा। यहाँ पे इस स्टेटमेंट के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, और फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में एक भी स्टेटमेंट गलत हो ना, तो ये आपके लिए कह सकते हो काइंड ऑफ बुन है। उसके बाद आपको सोचना भी नहीं है, एक इनकरेक्ट हो गया, पता चल गया, श्योर हो तो बस, देन आंसर इज डी। दूसरे का तो सोचना भी नहीं। ठीक है। फोर्थ आर्टिकल है मन की बात। मन की बात में बहुत सारी चीज़ों पर हमारे प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं। तो उसी तर्ज पे AI इम्पैक्ट समिट हमारे कंट्री में हुआ 2026 का, और AI इम्पैक्ट समिट में जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। आगामी जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें यूपीएससी या कह लो अदर एग्जाम्स, स्टेट पीसीएस, तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पे क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। सो नरेंद्र मोदी साहब ने मन की बात में बस न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन या AI इम्पैक्ट समिट के बारे में बात नहीं की, और भी चीज़ों पे उन्होंने डिस्कशन किया। इसे भी हम देखेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं क्या है उनके अकॉर्डिंग। तो ओवर 85 कंट्रीज एंड 3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन साइन द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। इस पे हम आएंगे, ये प्रॉपरली मैंने आपके लिए रखा है। ठीक है। अब अभी AI इम्पैक्ट समिट की बात हो रही, तो मेनली न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन इसमें साइन किया गया, और 5 लाख विजिटर्स थे, जिसमें शोकेसिंग इंडियाज AI इनोवेशन। हम शो कर रहे थे कि AI इनोवेशंस जो इंडिया ने किया है, एक छुटपुट एक दो घटना के वजह से ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ों को हम दबा दें, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी शो की गई है। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला कि 2 मेजर जो एग्जीबिशन हुआ है, जिसमें एक एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड ग्लोबल साउथ के कंट्रीज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। AI यूज इन एनिमल ट्रीटमेंट, लाइव स्टॉक ट्रैकिंग एंड फार्मर सपोर्ट। हमने ऐसे प्रोडक्ट्स लोगों को दिखाए इस एग्जीबिशन में कि हम कैसे AI का यूज़ कर रहे हैं एनिमल ट्रीटमेंट में, लाइव स्टॉक ट्रैकिंग में एंड फार्मर सपोर्ट में, जिससे कि हम बोलते हैं ना वी विल इंक्रीज फार्मर्स इनकम, मतलब कि इतना करें कि डबल हो जाए। ठीक है। तो उसी तर्ज पे हमें इस चीज़ को हाईलाइट किया, मौका दिया उन लोगों को जो कि AI का इफेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं फॉर फार्मर्स या एग्रीकल्चर के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में। तो एक ये था, और दूसरा था कल्चर एंड हेरिटेज, जिसके बारे में प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि यूजिंग AI टू प्रिजर्व एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड कल्चरल नॉलेज। ठीक है। ये 2 पॉइंट्स हैं। इसके अलावा हम आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी है, दैट इज न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन अंडर AI इम्पैक्ट समिट विच वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। सो बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ सर्वजन हिताय एंड सर्वजन सुखाय, सो बेसिकली ये हमारे टेक्स्ट से लिया गया, एंशियंट टेक्स्ट से, वेलफेयर ऑफ ऑल। तो ये अब आप यूज़ कर सकते हो अपने मेंस के आंसर्स में, हर जगह यूज़ कर सकते हो। तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन इसी के बेसिस पे है। क्या है ऑब्जेक्टिव? तो कॉल्स फॉर इंक्लूसिव, सेफ एंड ग्लोबली शेयर्ड AI डेवलपमेंट। सो हम इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। जैसे हमने पहले भी बात किया कि यूनाइटेड स्टेट्स का क्या तरीका है। USA चाहता है डोमिनेंस, चाइना चाहता है डोमिनेंस इन AI, और रशिया कह लो। बट इंडिया का अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है। इंडिया चाहती है कि ये इंक्लूसिव बने, सेफ बने एंड ग्लोबली शेयर्ड हो AI जो डेवलपमेंट है, मतलब इसका सारी कंट्रीज को, हर एक तबका को फायदा मिले। ठीक है। एंड इट स्ट्रेसेस द AI बेनिफिट शुड रीच ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, नॉट जस्ट एडवांस्ड इकोनॉमीज। This is one of the major thing we should discuss. Sorry. इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मेंशन्ड उन्होंने किया अपने मन की बात में, तो जो एडविन लुटियंस हैं जिनकी स्टैच्यू बनी हुई है राष्ट्रपति भवन में, उसे रिप्लेस किया जाएगा सी राजा गोपालाचारी। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं हमारे ये नेशनल मूवमेंट में। आप लोगों को पता होगा राजगोपालाचारी साहब का पैम्पलेट याद है, मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं ना। किसी को पता है क्या है? बताना चाहेगा कमेंट सेक्शन में, मैं चेक करता हूँ कि आपके पास कितना इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है।
सो लुटियन आपको पता है, दिल्ली जो है, नई दिल्ली बसाने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। तो उसको रिप्लेस करके हम अपने जो हमारे मतलब विभूति हैं सी राजा गोपालाचारी साहब, उनका रिप्लेस करेंगे, फर्स्ट थिंग। दूसरा, मोदी अर्ज्ड विजिलेंस अगेंस्ट ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड। जो डिजिटल अरेस्ट की हम बात करते हैं तो इस पे उन्होंने बात करी। एंड KYC सेप्टर, सेफ्टी पे भी इन्होंने नो योर कंज्यूमर जो सेफ्टी है उसको कंप्लीट करने की आह्वान करी लोगों से। एंड मोदी साहब ने इंडियन एग्रीकल्चर स्ट्रेंथ्स पे भी बात करी कि रिसेंटली राइस प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 1 बन गया चाइना को पीछे छोड़ के। मुझे अच्छे से याद है यूपीएससी प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि राइस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर दुनिया में कौन सी कंट्री है, तो वो भी इंडिया है। एंड अब प्रोड्यूसर भी इंडिया है और चाइना को यहाँ पीछे छोड़ दिया, और सेकेंड कंट्री जो एक्सपोर्टिंग में है वो थाईलैंड है। ठीक है। ऑल्सो ही टॉक्ड अबाउट थ्रिसूर 570 राइस वेराइटीज ग्रोन इन वन फील्ड, इसके बारे में भी बात किया। एंड ये तो बोल ही दिया। एंड और भी जो प्रोडक्ट्स हैं जिनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं मॉलडीव्स को, इसमें है नान जान गुड बनानाज, ठीक है, मैसूरू बीटल लीव्स एंड इंडी लेमन्स, ऐसे प्रोडक्ट्स जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनको उन्होंने हाईलाइट किया एंड बोला हम अब इसका डिमांड इंटरनेशनली बढ़ गया है। इंक्लूडिंग इधर 3 एग्जाम्पल्स के थ्रू उन्होंने बताया कि हम मालदीव्स को ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। यही हमारा AI इम्पैक्ट समिट है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को 85 प्लस कंट्रीज, आई थिंक अब 89 कंट्रीज हो गई जिसे साइन किया। आई थिंक रिसेंटली जो ऐड हुआ है वो बांग्लादेश है, और 3 जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है। सर्वजन हिताय एंड सर्वजन सुखाय प्रिंसिपल है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे हम फोकस करना चाहते हैं, सेफ रखना चाहते हैं ग्लोबल AI सिस्टम को, एंड हम नहीं चाहते हैं कि कुछ ही एडवांस्ड इकोनॉमीज इसका फायदा उठा पाए। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, ये हमारे रेडिएशन जो सेफ्टी है उसको लेकर ये आर्टिकल है। एंड ये आर्टिकल यूनाइटेड स्टेट्स जो आज यूनिलैटरली बहुत सारे डिसीजंस ले रहा है, एंड इट यूज टू बी अ ग्लोबल लीडर, जहाँ पे लोगों मतलब कंट्रीज को लीड करते थे और अच्छे एग्जाम्पल्स शो करते हुए वो करते थे। बट अब ऐसा हो गया है कि मतलब कि एक बड़ा बच्चा जब बिगड़ जाता है ना, तो वैसे ही साउंड कर रहा है यूएसए, मतलब अपने इंटरेस्ट को बस देख रहा है। सो लेट अस सी, और इंटरेस्ट में अपने ही लोगों को परेशान करेगा ना। प्रॉब्लम तो ये है कि इंटरेस्ट बस अपना देखता तो कोई बात है। जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी टैरिफ्स लगे हैं इसमें लॉस किसका होगा लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में तो आप शो कर रहे हो अपने पब्लिक को कि यस अमेरिका फर्स्ट, ठीक है, मैगा एंड ऑल ऑल दोज थिंग्स। बट लॉन्ग टर्म में आप जो आपकी एक नेतृत्व क्षमता रही है, लीडरशिप रही है, या आप कह लो कि जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ने मदद करी, ऑब्वियसली मदद करी है, चाहे वो शर्तों के साथ ही कंडीशंस लगे थे, बट दे हैव यस हेल्प्ड अदर कंट्रीज, इनफैक्ट इंडिया। ठीक है। तो हम उसमें नहीं जाते हैं, अभी हम आते हैं इस आर्टिकल पे। हमें 2 चीज़ें समझनी है, LNT एंड LRA। ये क्या है? ये 2 गाइडलाइंस हैं यूनाइटेड स्टेट्स में जो रेडिएशन होते हैं ना, आयोनाइज मतलब कि रेडिएशन आयोनाइजेशन की वजह से जो होता है उसके सेफ्टी को लेकर। अब इसमें क्या हुआ है कि LR जो गाइडलाइंस है ना उसे रिमूव करने का सोचा है जो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है यूनाइटेड स्टेट्स की, US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। हमें थोड़े से बेसिक्स देखने हैं एंड दैट्स इट, उससे ज़्यादा हमें जाना नहीं है। सो बेसिकली LNT क्या है? रिस्क एलिमिनेशन फ्रेमवर्क है। ओके, फुल फॉर्म है लीनियर नो थ्रेशोल्ड मॉडल। ये क्या कहता है कि इसका सिंपल मतलब है कि मिनिमम रेडिएशन, आई मीन जितना कम रेडिएशन, आई मीन टू बी प्रिसाइज जीरो रेडिएशन, any amount of ionergic radiation, even the smallest dose, can increase the risk of cancer or harm. ठीक है। so there is no safe limit, मतलब कि LNT बिलीव करता है, ये गाइडलाइंस बिलीव करता है कि जीरो रेडिएशन होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा भी मतलब रेडिएशन है तो ये कैंसर जैसे डिजीज को लीड कर सकता है, आपकी जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन को बिगाड़ देगा। ठीक है। देन द सेकेंड गाइडलाइंस इज LRA, ठीक है, एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। सो ये कहता है कि जितना कम रख सके, ओके, रेडिएशंस जो हो रही हैं खास करके न्यूक्लियर जो प्लांट्स होते हैं ना उसके आसपास, सो दैट सेफ्टी रहे। ठीक है। तो ये LRA जो है ना
इसी को हटाने का डिसीजन लिया है, हैज़ रिमूव्ड अ मेजर रेडिएशन सेफ्टी रूल कॉल्ड एलआरआ फ्रॉम इट्स रेगुलेशंस, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। आपको जो समझाना था एलएनटी क्या है, ये भी एक कह लो रेगुलेशन है, गाइडलाइन है, इसको नहीं हटा रहे हैं, बट एलआरआ को हटाने का डिसीजन लिया है। और इससे क्या होगा, तो जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पहले फॉलो किया जाता था, और मैं जो कह रहा था यूनाइटेड स्टेट्स लीडरशिप दुनिया को देता रहा है, तो आप जो रेडिएशंस को लेकर स्टैंडर्ड्स सेट कर रखे थे, तो और भी कंट्रीज उसको कॉपी करती थी, सीखती थी यूएसए से। अब यूएसए ही नहीं फॉलो करेगा, ठीक है, तो फिर और दुनिया में और ज़्यादा ना केओस मचेगा ना, देयर विल बी नथिंग सच लाइक दैट, कि ऐसा कोई लॉ नहीं है, ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं है, तो और लोग भी बोलेंगे हम भी फॉलो नहीं करेंगे, अब हम भी ऐसे मतलब कि यूनिलैटरली डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो यही है बेसिक। इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया था क्या? हाँ, थर्ड का बताया क्या मैंने? हाँ, बता दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरी तरह आप भी निराश तो नहीं हो ना? ओके, सो यस, वैल्यू एडिशन आपका होता रहेगा। करेंटली में जो दो चीज़ें हैं, फर्स्ट इज़ आपके प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कैसे आसान हो एक पेज के अंदर, एंड द सेकेंड थिंग इज़ जो डेली करंट अफेयर्स हैं 26-27 जब भी आप अटेम्प्ट देने वाले हो, रेगुलर करिए। PYQ के बेसिस पे मैं करवाता हूँ, कवर कीजिए अच्छे से पढ़िए एंड इन्जॉय कीजिए इस प्रोसेस को, दैट्स इट। हाँ, एक और चीज़ है, कई लोगों का आज सेकेंड फेज स्टार्ट हो रहा है मैड में। मैं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कभी भी नहीं रहा हूँ, ना बताऊँगा, बस इतना कहूँगा, वन डे या वन मोमेंट एट अ टाइम पे डिसीजन लिया कीजिए कि मुझे अभी जो करना है अभी करना है, किसी भी हाल में। मुझे नहीं सोचना है कि फॉर नेक्स्ट 2-3 मंथ्स मुझे क्या करना है। होना चाहिए लॉन्ग टर्म गोल, बट आप जब बहुत आगे का सोचोगे ना तो प्रेजेंट खराब होता है। सो जस्ट डू इट नाउ, अभी क्या करना है इस पे फोकस कीजिए, एंड लीव कि मैं 3 महीने में क्या करूँगा। तो हमारे दिमाग में वो बनता है ना कि यार 3 महीने और पढ़ने, एंड आई नो कि यूपीएससी एस्पिरेंट जो है, मोस्ट ऑफ देम, नॉट ऑल ऑफ देम, उनको इतना लगातार एक ही चीज़ रिवाइज करने में मज़ा आता होगा, किसी को नहीं आता होगा, ठीक है। सो पॉइंट इज़, जब नहीं आ रहा है ना तो हम ना प्रेजेंट में रहें, ना तो पास्ट में जाएं, नहीं करें ड्वेल पास्ट में क्या हुआ, ना फ्यूचर का इतना सोचे। आज का टारगेट है, अभी का जो स्लॉट है उसमें बैठ के पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का। कंप्लीट अगर 60-70% भी हो रहा है तो यू हैव वन, ठीक है। और अगर आप 10% भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर सोचने वाली बात है, रिव्यू कीजिए। एंड अगर 60-70% भी अपने टारगेट्स कंप्लीट कर रहे हो तो पैट कीजिए एंड सोचिए कि कल और बेहतर करें, और ज़्यादा हमें इतने समय में और ज़्यादा मतलब कि इफेक्टिवली हमें पढ़ना है। एंड आई वॉज रीडिंग आर्टिकल कि जो कॉन्शियस जो स्टडी है, उपनिषद वगैरह सब में मैंसनड है, मतलब कि तो उसी तर्ज पे हमें तैयारी करनी चाहिए, एंड जितना हो पाए ना करो, और फिर नेक्स्ट डे कोशिश करो कि और बेटर हम कैसे करें। एंड ऐसे अप्स डाउन्स चलते रहेंगे, किसी दिन 10% प्रोडक्टिविटी भी नहीं आएगी, ऑल दो यू वांट टू स्टडी, आप बैठे रहोगे फिर भी पढ़ नहीं पाओगे। एंड ये इसलिए नहीं कि फ़ोन चला रहे हो, रील्स स्क्रॉल कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो, नहीं हो पाता है। तो अब ये नहीं सोचना है कि यस यहीं ख़त्म हो गया, फिर से उठेंगे, हो सकता है 2 दिन 3 दिन चलेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, गिरेंगे, यही पूरा प्रोसेस है, यही साइकिल है। जिसको ये समझ आ गया ना कि यू कैन नॉट हैव ये फ्लैट, ये नहीं हो सकता, ऊपर नीचे बहुत सारे रीजन है। अब जैसे मुझे किसी दिन नेक इशू होता है, तो अब उस दिन मैं कितना भी कर लूँ ना, मैं कैसे कितना मेरी प्रोडक्टिविटी नहीं रह गया है, घर में कोई इशू हो गया, फिर जाएगा ये नीचे ग्राफ। फिर कुछ सर्दी हो गई, कोल्ड, कुछ ऐसे फीवर आ गया, फिर जाएगा ये ग्राफ नीचे। तो ये परफेक्ट हो ही नहीं सकता, इस भ्रम में तो हमें रहना ही नहीं है। हमें बस कोशिश करने की, जिस दिन हमें समय मिल रहा है ना उसको कैपिटलाइज करना है। मतलब कि प्रोडक्टिविटी हो सकता है किसी दिन 70-80% है, अपने आप मज़ा आता है पढ़ने में, किसी किसी दिन होता है नहीं आता है मज़ा। तो जिस दिन आपको पता है कि आपका फ्री टाइम है, आप हेल्दी हो, घर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका अगर 10% प्रोडक्टिविटी भी है ना तब भी लड़ना है। और प्रोडक्टिविटी आपका अगर 70-80% है तब तो भाई कैपिटलाइज कर लो उस दिन को, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम कल, बाय, टेक केयर। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए,
बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, एंड इस चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और हाइप भी कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।